सुलेखा अपनी खटिया और बिस्तर लेकर आज फिर खेत की तरफ जा रही थी। उसकी सास ससुर और ननद सर पकड़कर बैठे थे। कोई भी सुलेखा को खेत में सोने से रोक नहीं पा रहा था। अरे कभी आप लोग भी मेरे साथ खेत में चलकर सोइए और देखिए खेत में सोने का आनंद क्या होता है। ये कहानी है सुलेखा की, जिसकी नई नई शादी हुई थी और आज ससुराल में उसका पहला दिन था। सुलेखा सर्वगुण संपन्न थी और उसने पहले ही दिन घर में सबका दिल जीत लिया। वाह वाह बहू, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में, कितनी अच्छी रसोई बना लेती हो तुम, मजा आ गया भाई। हाँ भाभी, आप मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दीजिएगा। बिल्कुल पायल, अब तो बहू हमारे साथ ही रहेगी। तुम इनसे सब अच्छे अच्छे गुण सीख लेना, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में काम आएगा। सब बातें कर रहे थे, तभी सुलेखा का पति गिरधर आया और बोला, सुलेखा, मैं काम से जा रहा हूं। पिताजी, आप भी जल्दी से चलिए। आज बड़े जमींदार ने गांव के सभी किसानों को बुलाया है। जो भी हमने खेत की जरूरतों के लिए कर्ज लिया था, उसका ब्याज जमा करना है। अरे हाँ हाँ, चलो चलते हैं बेटा। सुनो सुलेखा, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। ये तुम्हारे लिए नया घर है ना, मैं तुम्हारी जरूरत की चीजें आते वक्त बाजार से ले आऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जी। हाँ, आप मेरे लिए एक बड़ी खटिया ले आइएगा। सुलेखा की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या कहा बहू, खटिया? लेकिन घर में इतने बड़े बड़े बिस्तर तो हैं, तो फिर तुम्हें आखिर खटिया क्यों चाहिए? हाँ, वो सासू माँ, मुझे खटिया पर ही सोने की आदत है ना, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खटिया मंगा लेंगे, फिर तुम उसमें आराम से सोना। सुलेखा की खटिया शाम तक हाजिर भी हो जाती है। अब रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने जा रहे थे। तभी सुलेखा की सास ने उसे खटिया उठाकर घर से बाहर जाते देखा। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बाहर आंगन में सोने जा रही हो क्या? अरे भाभी, मैं भी आती हूँ, मुझे भी आंगन में ठंडी हवा में सोना है। नहीं नहीं दीदी, मैं आंगन में नहीं सोने जा रही हूँ, मैं तो खेत में सोने जा रही हूँ। सुलेखा की बात सुनकर उसकी सास और ननद दंग रह जाते हैं। ये तू क्या कह रही है बहू, खेत में? मगर क्यों? क्योंकि मुझे ना बचपन से ही खुले खेत में खटिया डालकर सोने की आदत है माँ जी। आसमान के झिलमिल झिलमिल तारे, ठंडी ठंडी हवा, आहा, ये सब कमरे की चार दीवारी में कहाँ। अरे भाभी, लेकिन आप नई बहू हैं, आप खेत में सोएंगी तो कैसा लगेगा? कैसा क्या, बढ़िया ही लगेगा दीदी। और हमारा खेत इतना पास है घर से, तो भला इसमें दिक्कत ही क्या है? जब सुलेखा को उसकी सास और ननद समझाते हुए थक जाते हैं, तो वो लोग गिरधर और उसके पिता को बुलाते हैं। देख बेटा, तेरी बीवी ये कैसी अजीब सी जिद पकड़ कर बैठी है, कहती है खेत में ही जाकर ही सोएगी। सुलेखा, ये कैसी जिद है भला? तुम खेत में सोने नहीं जा सकती हो, बस। तो ठीक है, फिर मैं यहीं बैठी हुई हूँ। मैं या तो सारी रात जाग कर गुजार दूंगी या फिर खेत में ही सोऊंगी, बस। सुलेखा की अजीब सी जिद से सभी परेशान हो जाते हैं। गुस्से में गिरधर कहता है, ठीक है, जो करना है करो, नहीं सोना है तो मत सो, लेकिन हम तुम्हें खेत में सोने नहीं देंगे, बात खत्म। इतना कहकर गिरधर अंदर चला जाता है। अब सुलेखा के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। सुलेखा भी उदास होकर वहीं बैठ जाती है। उस रात घर में कोई भी नहीं सोया। अगले दिन सुलेखा उठकर अंदर गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। बहू, अब तुम ठीक हो ना, अब ऐसी जिद मत करना, कल तुम्हारे चक्कर में घर में कोई भी नहीं सोया। माँ जी, चाहे रोज मुझे जागना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं सोऊंगी तो खेत में। सुलेखा की सास ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया। सब चाय नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग गए। दोपहर में सास ने सुलेखा की माँ को घर पर बुलवाया। क्या हुआ बहन जी, आपने मुझे इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? अभी तो शादी को एक ही दिन हुआ है, सब ठीक तो है ना? अरे वही तो बहन जी, एक ही दिन हुआ है और देखिए आपकी बेटी कैसी जिद पकड़ कर बैठी है। ये कहती है कि इसे खेत में खटिया डालकर सोना है, वरना ये सोएगी ही नहीं। अब बताइए, ये भी कोई बात है? क्यों सुलेखा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भला? तूने अपना ये नाटक यहाँ भी बंद नहीं किया है? अरे ये तेरा ससुराल है, ससुराल। मायके में भी तू खेत में सोती रही, मगर यहाँ तू खेत में खटिया पर नहीं सो सकती है। नहीं माँ, मैं खेत में ही जाऊंगी क्योंकि मुझे वहीं पर नींद आती है। सुलेखा और उसकी माँ की बहुत देर तक बहस चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिर में हार मानकर सुलेखा की माँ भी वापस अपने घर चली गई
और समस्या वही की वही बनी रही। रात हो जाती है और फिर से सोने का वक्त हो जाता है। क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, रात हो गई है, अब बहू का फिर से वही नाटक शुरू हो जाएगा। उसे बाहर खेत में सोने जाना होगा, वरना वो सोएगी नहीं। तो ठीक है ना माँ, अगर वो नहीं सोना चाहती तो उसे मत सोने दो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उसे खेत में सोने तो नहीं दे सकते हैं ना। अरे बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर वो जागेगी तो हम सब भी कैसे चैन से सो पाएंगे? तो उससे बात करना। एक काम कर, उससे कह कि वो छत पर जाकर क्यों नहीं सो जाती। छत पर भी तो खुला खुला माहौल है। गिरधर को ये बात ठीक लगती है और वो जाकर सुलेखा से कहता है, सुलेखा, तुम एक काम करो, छत पर चलकर खटिया डाल लो। वहां भी तो खुला खुला माहौल है, एकदम खेत जैसा। अरे गिरधर जी, आपको क्या मैं छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ जो आप मेरा मन बहला रहे? मुझे खेत में ही सोना है बस। ओफो, सुलेखा, तुम भी अब हद कर रही हो। तभी पीछे से सुलेखा के ससुर आ जाते हैं और गिरधर से कहते हैं, रहने दो बेटा, अब बहू को और मत समझाओ। उसे अगर खेत में सोना है तो सोने दो, अब कोई और रास्ता नहीं है। हम ऐसे घर में रोज रोज अशांति होते तो नहीं देख सकते हैं ना। सुलेखा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों का मुंह बन जाता है। मगर अब ससुर जी के आगे कोई कर भी क्या सकता था। सुलेखा बहुत खुश होकर अपनी खटिया खेत में डलवा लेती है और आराम से वहां लेट जाती है। आज उसे अच्छी नींद आती है। अगले दिन सुलेखा सवेरे ही घर जाकर काम करने लगती है। सासू माँ, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, आप रहने दीजिए ना। चाहे जो भी कर लो बहू, ये जो तुम खेत में जाकर सो रही हो ना, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और कामकाज करने से तुम किसी का मन नहीं जीत पाओगी। हाँ। गुस्से में इतना बोलकर वहां से सुलेखा की सास बाहर चली जाती है। तभी सुलेखा की ननद पैर पटकते हुए आती है। क्या बात है बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? मैं मंदिर गई थी ना, और वहां मुझे कुछ औरतों ने रोककर मेरा मजाक उड़ाया कि तुम्हारी भाभी तो खेत में सोती है, क्या तुम्हारे घर में सोने की जगह नहीं है? ओफो, अब तो गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। अब क्या करे बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कर भी क्या सकते हैं। ऐसे ही घर वाले अपने मन को समझा लेते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को सुलेखा जब गहरी नींद में सोई थी तो कुछ आहट से उसकी नींद अचानक से खुल गई। अरे, मैंने कुछ आहट सुनी, जैसे कुछ लोग यहाँ से चल कर गए, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? इतनी रात को कौन आ सकता है? सुलेखा उठी और आसपास देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। वो वापस जाकर लेट गई। असल में ये गिरधर और उसके पिता के कुछ पुराने दुश्मन थे जो आज उनके खेत में आग लगाने आए थे। भैया, जल्दी से यहां पर आग लगाकर भागते हैं। खेत में कोई भी नहीं है, यही अच्छा मौका है। उस गिरधर और उसके बाप ने हमें ये जमीन सस्ते दाम पर बेचने से मना कर दिया था ना। अब ना रहेगी जमीन और ना होगा विवाद। मंगलू और उसके आदमियों ने खेत में आग लगा दी और वहां से भाग खड़े हुए। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुलेखा ने फिर उठकर देखा और वो दंग रह गई। ये आग, ये कैसे लग गई? अरे नहीं, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना ये आग खेत में फैल जाएगी। सुलेखा ने जल्दी से कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर खेत में डालने लगी। आग अभी लगनी शुरू ही हुई थी, इसलिए पानी डालने से सारी आग बुझ गई। सुलेखा भागकर घर गई और सबको खेत में लेकर आई। पिताजी, अचानक से कुछ लोगों की आहट सुनाई दी और फिर खेत में आग लग गई। ये सब जरूर उस मंगलू का काम है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराऊंगा। वो तो आज बहू खेत में सो रही थी, इसलिए हमारा खेत बच गया, वरना आज तो हम बर्बाद ही हो जाते। सबको एहसास हो गया कि सुलेखा के खेत में सोने के फैसले से आज उनका खेत बाल बाल बच गया। हाँ भाभी, आपने तो आज हम सबको बचा लिया। अब आप आराम से खेत में सोना, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये तो बस इत्तेफाक की बात थी, लेकिन हाँ, मुझे भी इस बात से बहुत खुशी है कि अब मैं आराम से खेत में सो पाऊंगी। इसके बाद सुलेखा रोज आराम से खेतों में सोने लगी और अब उसे कोई नहीं रोकता था। ये कहानी है सुनीता और उसकी जादुई गाय की। 4 महीने पहले ही एक सड़क हादसे में सुनीता ने अपने पति को खो दिया था। तब से सुनीता के सामने मानो मुसीबतों का अंबार लग गया था। उसका पति मुकेश एक गरीब किसान था। खेती के लिए उसने गांव के साहूकार से कर्जा लिया था, जिसे चुकाए बिना ही वो इस दुनिया से चला गया।
साहूकार आए दिन सुनीता को खरी खोटी सुनाने उसके घर पहुंच जाता था। सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों के साथ अपना गुजारा चला रही थी। उसके पास साहूकार को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मालिक, मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया था, अब वो तो है नहीं, तो मैं पैसे कहां से लाऊं? हाँ, तो पति नहीं है तो क्या हुआ? जमीन तो है तेरे पास, वो मेरे नाम कर दे, मैं भूल जाऊंगा अपने पैसे। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? उस जमीन के सहारे तो मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं। अगर वो भी चली गई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगी? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार तुझे मोहलत दे रहा हूं। अगले सोमवार तक या तो मेरा सारा पैसा चुका दे, वरना मंगलवार को जमीन के कागज मुझे सौंप दे, समझी? इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। सुनीता बहुत परेशान थी। तभी उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पर पड़ी, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जैसे ही चूल्हे की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। फिर उसने अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया से कहा, गुड़िया, बेटा, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं है। तू मुन्ने का ख्याल रखना, मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। अपने साल भर के मुन्ने को बड़ी बेटी गुड़िया के सहारे छोड़कर सुनीता जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते भर वो सोचती रही कि आखिर साहूकार को देने के लिए पैसे कहां से लाएगी। जंगल आ गया, लेकिन उसे अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता अब तक नहीं मिला था। जंगल पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी? किसी जानवर की लगती है। ऐसा लगता है उसे मदद की जरूरत है। सुनीता अपनी लकड़ियों को वहीं छोड़कर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय दिखाई देती है। उस गाय के शरीर पर एक गहरा घाव था। वो दर्द से कराह रही थी। सुनीता तुरंत उस गाय के पास गई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे, तुम्हें तो चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा ना बहुत? उस गाय को दर्द में देखकर सुनीता अपने बारे में सब कुछ भूल गई और उस गाय की मदद करने के बारे में सोचने लगी। उसने सबसे पहले गाय के घाव को साफ किया, फिर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसे घाव पर बांध दिया। गाय को पानी पिलाने के बाद सुनीता वहां से जाने लगी तो उस गाय ने तुरंत सुनीता की साड़ी का पल्लू अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। ये साफ पता चल रहा था कि वो गाय सुनीता को जाने से रोक रही थी। सुनीता ने उस गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनीता गाय के मुंह से अपनी साड़ी निकालकर वहां से जाने लगती है तो वो गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है। गाय की आवाज में दर्द था जिसे सुनीता नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा और फिर उस गाय के पास जाकर बोली, ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सुनीता उस गाय की खड़े होने में मदद करती है और फिर अपनी लकड़ियां लेकर आगे चल देती है। गाय भी धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। सुनीता की बेटी गुड़िया उस गाय को देखकर बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, अरे माँ, ये गैया हमारी है क्या? हाँ बेटा, मुझे जंगल में मिली, बहुत दर्द में है बेचारी। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई तो मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया माँ, ये तो बहुत प्यारी है, क्यों ना हम इसका नाम प्यारी ही रख दें? हाँ, क्यों नहीं, आज से ये हमारी प्यारी ही है। सुनीता उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी प्यारी का घाव भर गया। गाय के दूध से सुनीता को भी घर चलाने में मदद होने लगी, लेकिन अब भी साहूकार का कर्ज चुका पाना उसके बस से बाहर था। फिर एक दिन, अरे माँ, देखो तो इस बर्तन को क्या हो गया? क्या हुआ गुड़िया? अरे ये तो। सुनीता उस बर्तन को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो बर्तन सोने का था। गुड़िया, ये कहाँ से मिला तुझे? माँ, ये तो प्यारी के पानी पीने का बर्तन है। जब हमने इसे प्यारी के पास रखा था तो ये बहुत अलग दिखता था, अब देखो ना, ये कितना चमक रहा है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत घर के अंदर से एक और बर्तन लेकर आई और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर प्यारी के सामने रखते हुए बोली, प्यारी,
ले पानी पी ले। प्यारी उस बर्तन से पानी पीने लगती है। जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो प्यारी उस खाली बर्तन को चाटने लगती है। देखते ही देखते वो बर्तन भी सोने का बन जाता है। अब सुनीता को विश्वास हो गया था कि प्यारी कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। सुनीता बहुत खुश थी। वो प्यारी को लाड करते हुए उससे कहती है, प्यारी तू सचमुच बहुत प्यारी है। सुनीता उन दोनों बर्तनों को बेच देती है जिससे उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। वो सबसे पहले साहूकार के घर जाकर उसका कर्ज चुकाती है। साहूकार ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे तो सुनीता की जमीन पर कब्जा करना था। सुनीता के जाने के बाद वो अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो सुनो, जरा पता करो ये सुनीता के पास इतने पैसे कहां से आए? कौन सी सोने की खान लग गई है इसके हाथ? साहूकार के आदमी सुनीता पर नजर रखने लगते हैं। सुनीता का रहन सहन अब पहले जैसा नहीं था। प्यारी के जादू से सुनीता की माली हालत बहुत अच्छी हो गई थी। सुनीता की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान था जिसमें प्यारी के लिए भी रहने का बहुत अच्छा इंतजाम था। जिस रसोई में पहले चूल्हा जलाना मुश्किल था वहां अब तरह तरह के पकवान बन रहे थे। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी और सुनीता, उसे अब कोई चिंता नहीं थी। वो तो पूरा दिन सिर्फ प्यारी की आवभगत में ही लगी रहती थी। साहूकार के आदमियों को कुछ समझ नहीं आया। फिर रात के वक्त, प्यारी ये ले पानी। प्यारी पूरा पानी पीने के बाद जैसे ही उस खाली बर्तन को चाटती है वो भी सोने का बन जाता है। साहूकार के आदमी छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुनीता वहां से चली गई तो साहूकार के आदमी चुपचाप घर में घुसे और उस सोने के बर्तन को अपने साथ लेकर सीधे साहूकार के पास पहुंचे और उसे सारा किस्सा सुना दिया। ये देखिए मालिक, यही बर्तन है वो। अरे हां रे, ये तो खालिस सोने का है। तभी मैं सोचूं अचानक कैसे इस भिखारिन के दिन फिर गए। अगर ये सब सच है तो वो गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। जाओ उस गाय को अभी के अभी यहां लेकर आओ। साहूकार के आदमी रात के वक्त ही उस गाय को चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। प्यारी उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनीता तुरंत वहां आ जाती है। वो साहूकार के आदमियों को पहचान लेती है और फिर एक मोटे डंडे से मार मार कर उन्हें वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन, देख सुनीता, सीधी तरह से उस गाय को मुझे बेच दे। तुझे जो कीमत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वो गाय उसे तो मैं लेकर ही रहूंगा तुझसे। बस लाला, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। अब तुम्हारा जोर यहां नहीं चलेगा। मैं अपनी प्यारी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सोच ले एक बार, अगर मैंने पूरे गांव को बता दिया कि तेरी प्यारी क्या कर सकती है तो मैं क्या, हर कोई उसे पाने के लिए आ जाएगा यहां। फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे धमकी मत दो लाला। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी प्यारी के साथ तुम कैसा बर्ताव करोगे मैं जानती नहीं क्या? तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मेरी प्यारी यहां से कहीं नहीं जाएगी, समझे? साहूकार खून का घूंट पीकर वहां से चला जाता है। उसे किसी भी हाल में प्यारी को हासिल करना था। वो सारे गांव में प्यारी के जादू की खबर फैला देता है। फिर क्या था, पूरा गांव प्यारी का जादू देखने सुनीता के घर पहुंच जाता है। सुनीता ये सब देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से प्यारी को घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर देती है और सभी गांव वालों से कहती है, देखिए ये सच है कि प्यारी एक जादुई गाय है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। जैसे ही लाला को उसके जादू के बारे में पता चला वो यहां से चली गई। चली गई? अरे कहां चली गई? ऐसे कैसे चली गई? तूने उसे जाने कैसे दिया? नहीं नहीं भाई लोगों, प्यारी कहीं नहीं गई है। जरूर इसने उसे छुपा कर रखा होगा। सभी गांव वाले जबरदस्ती सुनीता के घर में घुस जाते हैं और प्यारी को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। सुनीता किसी भी हालत में प्यारी को खोना नहीं चाहती थी। इसके पीछे उसका लालच नहीं, बल्कि वो सच में प्यारी से बहुत प्यार करती थी
और वो जानती थी कि वहां हर कोई लालच के चलते प्यारी को हथियाना चाहता था। उसने तुरंत एक योजना बनाई, जिसके तहत अचानक गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ वो प्यारी, मैंने देखा उसे। हैं? कहाँ देखा बिटिया? कहाँ है प्यारी? बाबा वो गांव के बड़े चौराहे की तरफ जा रही थी, मैंने स्कूल से आते हुए उसे देखा। गुड़िया की बात सुनकर सारे गांव वाले गांव के उसी चौराहे की तरफ भागने लगते हैं। ये सही मौका था। सुनीता चुपचाप प्यारी को कमरे से निकालकर घर के पीछे वाले रास्ते से उसी जंगल में ले जाती है जहां वो पहली बार उससे मिली थी। वहां पहुंचकर सुनीता प्यारी को आजाद कर देती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दे प्यारी, पर अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। तेरे जादू के बारे में सबको पता चल गया है। वो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तूने जो मेरे लिए किया उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुझे ऐसे लोगों को भी नहीं सौंप सकती जो तुझे नहीं तेरे जादू को चाहते हैं। प्यारी की आंखों में भी आंसू थे। वो सुनीता को लाड दिखाने लगती है, मानो वो भी सुनीता को प्यार से अलविदा कह रही थी। फिर प्यारी पलटकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सुनीता की आंखों से ओझल हो जाती है। सुनीता घर वापस आ जाती है। उसे प्यारी को खोने का दुख तो था, लेकिन ये तसल्ली भी थी कि प्यारी जहां कहीं भी थी, सुरक्षित थी। Please subscribe this channel.